दोस्तों, आज हमारे सामने मौजूद हैं बहुत चर्चित फिल्म निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर, और पहले इन्होंने थिएटर पे भी बहुत सारा काम किया है। आजकल यंग लोगों को जो एक्टिंग का शौक रखते हैं, उनको ये ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। तो सनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया और आनंद जी, शुक्रिया इस तरह जोड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। मेरे लिए वाकई बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके साथ आज अपने स्टूडियो में बात कर रहा हूं, और आपके माध्यम से जो चीज़ें, जो आपका अनुभव है, जो आपकी ज़िंदगी की यात्रा रही है अब तक, वो मैं जी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा अपने बारे में आप संक्षेप में बताइए कि थिएटर के प्रति आपका रुझान कैसे और कहां से शुरू हुआ। एक्चुअली मैं बचपन में तो ऐसा कोई फिल्म लाइन में आने का शौक नहीं था मुझे। तो जब मैं स्कूल पास किया, हायर सेकेंडरी पास की मैंने भोपाल में, तो फिल्म लाइन में आने का शौक हो। तो इसी के चलते मैं बॉम्बे घूमने आया, जहाँ पर मेरी मुलाकात गुलशन ग्रोवर जी से हुई। तो गुलशन ग्रोवर जी ने एक चीज़ कही कि आप पढ़ाई कर लीजिए और जितना पहले सीख सकते हो फिल्म लाइन में आने के पहले तो सीख लीजिए। तो उसके चलते मैं थिएटर ज्वाइन कर लिया मैंने, और कराटे क्लास से ज्वाइन कर ली और कथक सीखना शुरू कर दिया। इस ओके। तरह मेरे थिएटर में चले हो गई। मतलब ये है कि आपने थिएटर से पहले आपने, मतलब थिएटर तो किया आपने, फिल्मों में आने से पहले आपने हाँ जी। डांस भी सीखा आपने। जी हाँ, कथक सिखा है मैंने। कथक सीख रहे थे। हाँ, क्योंकि उस और समय बॉलीवुड डांस उतना चलता नहीं था, क्लासेस होती नहीं थी बॉलीवुड डांस की, तो कथक सिखा है मैंने। अच्छा, अभी आपने गुलशन ग्रोवर जी का जिक्र किया, ये वही गुलशन ग्रोवर जी हैं जो विलेन का रोल करते हैं? जी हाँ, वही है। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय इतने बड़े स्टार नहीं थे। उस समय गुलशन जी भी एक्टिंग टीचर थे और छोटे छोटे रोल 2-3 फिल्मों में कर चुके थे। और अच्छा उस अच्छा। समय मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो ये आपने बॉम्बे में किया ये, मतलब हाँ भोपाल से जी। सीधे, भोपाल से सीधे हाँ, बॉम्बे आ बॉम्बे से गए? सीधा, बिल्कुल सीधा मैं बॉम्बे आ गया। आमतौर पे जो लोग दिल्ली होकर आते हैं उनकी तरह नहीं, आप सीधे बॉम्बे आ गए डायरेक्ट? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट भोपाल से डायरेक्ट बॉम्बे। ओके ओके। तो फिर आपने शुरुआत में टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट किया, उनकी कहानियां लिखी, उनके स्क्रिप्ट लिखे। तो जी हाँ। ये मौका आपको बीच में मिल गया जब आप कथक वगैरह सीख रहे थे? नहीं, ये सब तो बॉम्बे आके हुआ, क्योंकि कथक वगैरह मैंने भोपाल में सीखा था, तो अच्छा, भोपाल में भोपाल किया। में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कथक मैंने भोपाल में सीखा, कराटे वहाँ सीखे, थिएटर वहाँ ज्वाइन किया। फिर यहाँ आके अपना ग्रुप बनाया थिएटर का, अपने प्लेस वगैरह करता था। इसी दौरान मुझे डायरेक्शन का चांस मिलता गया टीवी सीरियल। तो 13-14 अच्छा तकरीबन मैंने पायलट बनाया, उनको लिखा भी मैंने, डायरेक्ट भी मैंने किया। फिर उसके बाद मेरा जो पहला सीरियल है फसाना, वो टेलीकास्ट हुआ था, ऑन एयर आया था, जिसमें बॉलीवुड के रंजीत साहब ने पहली बार एक्टिंग की थी। रंजीत जो विलन है, वो पहली बार हाँ टीवी हाँ पे आए थे। तो हाँ। वो थे, दीपक पाराशर थे, अनिल दमन थे, जावेद खान, अमिताभ नानगिया, काफी फिल्मी लोग थे उसमें। तो क्योंकि अच्छा फिल्मों का शौक था, तो मैंने टीवी सीरियल शुरू किया, तो उसमें भी फिल्म के कलाकारों को ही लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टीवी में आपका अनुभव कैसा रहा? आपने बहुत अच्छा रहा। कई लोगों को, स्थापित लोगों को भी लिया, आपने आपने मौका भी कुछ लोगों को दिया वहां शायद। तो हाँ, अनुभव आपका बहुत टीवी के तो बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ मैंने काम किया है। और नए लोगों के साथ भी कम से कम मेरी 7-8 सीरियल आ चुकी है। चंद्रकांता, रामायण, जय जय बजरंगबली, सूर्य पुराण, जय जय शिव शंकर, जाए कहाँ, चंद्रमुखी, ब्लैक, काला साया। तो इसमें ऐसा देखा जाए तो कम से कम 200 कलाकारों को तो मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ अपने सीरियल्स के जरिए। वेरी और गुड। और बाकी सीरियल में तो आपको पता है, सारे लोग जो हमारे हैं, मामी के, कृतिका देसाई, ये दीपक पाराशर, रंजीत, मोहन जोशी, इन सब के साथ में सीरियल में काम कर चुका अच्छा अच्छा। रंजीत जी ने टीवी सीरियल में भी रोल किए हैं? अभी तो इधर तो मैंने एक दो देखा था हूँ। हाँ, वो शुरू पहला में। सीरियल मेरे साथ ही था।
पहला सीरियल मेरे साथ ही किया था, उसके पहले उन्होंने कभी सीरियल नहीं किया था। अच्छा अच्छा। तो वो ना हिचकिचा रहे थे उस समय, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि टीवी पे कैसे होता है, क्या होता है, तो बड़ी मुश्किल से माने थे वो, लेकिन पहला सीरियल उनका मेरे साथ ही था। अच्छा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, आपने अच्छी बात की कि टीवी में जो शूटिंग होती है, हाँ जी। कई बार ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी कहानीकार हूँ, कहानियां लिखता हूँ, मुझे ऐसा हम्म, लगता है कि कहानी चलते 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 अचानक उसमें कुछ ऐसा चेंज आता है जो अनएक्सपेक्टेड सा होता हाँ हाँ। है ना? और हाँ मेरे ख्याल से शायद उसमें टीआरपी वगैरह का कोई रोल होता होगा कि टीआरपी जा रही है तो इसमें कुछ ऐसा आना चाहिए। हाँ, एक तो टीआरपी का होता है कि अचानक हम लोगों को जो ट्रैक स्लो चल रहा है या समझ में नहीं आ रहा तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं अचानक। या फिर ऐसा होता है कि किसी एक्टर ने कोई गड़बड़ की हो तो उसको हटाने के लिए दूसरा ट्रैक डाल के हम लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। या बजट कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई इस ट्रैक में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है तो दूसरे ट्रैक में आ जाओ ताकि बजट कंट्रोल हो जाए। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें वक्त के साथ टीवी सीरियल में करनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज और टीवी सीरियल में मैंने देखा है, मैंने गौर किया है कि कलाकार मान लीजिए पिता का रोल कर रहा है और उसने हाँ 8-10 एपिसोड या 12 एपिसोड उसने कर लिए, और अचानक पिता का रोल उसे हटा के किसी दूसरे को पिता बना दिया गया। पब्लिक को 2-3 दिन में तो ये समझ में नहीं कि ये नहीं, अचानक पिता कहाँ वही से आ होता है गया। ना कि वो होता ये है कि किसी कलाकार की प्रोडक्शन वाले प्रोड्यूसर से नहीं पटे, डायरेक्टर से नहीं पटे, वो सीरियल छोड़ना चाहे या प्रोड्यूसर उसे निकालना चाहे, ऐसे बहुत सारे क्लैशेस हो जाते हैं जिसकी वजह से अचानक एक्टर को बदलना पड़ता है। तो उसके लिए फिर ये तरीका है कि दूसरा एक्टर लो और बस करेक्टर वही रहेगा, एक्टर बदल जाएगा। और इस चीज को टीवी सीरियल के दर्शकों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। हाँ हाँ हाँ। फिल्मों में पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन टीवी सीरियल में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो चल पड़ा है। टीवी सीरियल्स का एक नाम है, सोप अपेरा भी बोलते हैं उसको, हाँ सोप जी। ओपेरा। हाँ जी। मतलब वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और करीब 200 एपिसोड, 300 एपिसोड भी चल जाता है, और कहानी हाँ कहानी न जाने कहाँ कहाँ से पुनर्जन्म भी हो जाता है, और फिर वो मर जाता है, फिर वापस भी आ राइट। जाता है। तो हाँ जी। आपको ये, जब आप इस तरह के डायरेक्ट करते थे, बढ़ने चले टीवी की डिमांड रही होगी, लेकिन एज ए कलाकार आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है ये देख करके कि नहीं, अजीब से देखिए, कोई भी कहानी को हम ज्यादा लंबा तो खींच नहीं सकते। एक कहानी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10-15 एपिसोड तक अच्छे से ले जाते हैं। फिर तो ये होता है कि हमें एपिसोड कंप्लीट करना है। फिर तो सीन भी लंबे लंबे हो जाते हैं। जो छोटी सी बात हम लोग 2 शब्दों में कह सकते हैं या 2 लाइनों में कह सकते हैं, हमें जबरदस्ती वो 3 मिनट में कहना पड़ती है ताकि हम लोगों की लेंथ पूरी निकले, एपिसोड पूरा। तो कहानी तो 10-15 एपिसोड बाद खत्म हो जाती है। हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि 10 एपिसोड तक तो हम लोग बहुत अच्छी कहानी चलेगी, टीआरपी अच्छी आने तक हम लोग अच्छा से पूरा वो करते हैं। उसके बाद तो कई बार चीजें रूटीन में आ जाती है, चलो ठीक है अब लेंथ बढ़ाते जाइए इसकी। ये होता है। ये टेक्निक के मामले में, अगर टेक्निक के हिसाब से देखा जाए, जैसे शूटिंग फिल्मों में होती है, फिल्मों में शूटिंग का शेड्यूल होता है, टीवी में शूटिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप की टेक्निक होती है, डिफरेंट टाइप का इसमें शेड्यूल होता है। बहुत फर्क होता है सर। फिल्म में हम लोग छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं, है ना। जैसे एक फिल्म आपने देखी थी कि एक रात का वक्त है, कार आके रुकती है, सलमान खान उतरता है और घर में जाता है, बस उतरने का एक शॉट। तो टीवी सीरियल में ऐसे शॉट लिए नहीं जाते कि कौन रात को पूरी लाइट करेगा, कौन एक बड़े एक्टर को लेके आएगा। लेकिन फिल्म में चाहिए तो वो चाहिए चाहिए। तो सीरियल में हम लोग इधर उधर घुमा देते हैं सीन को कि चलो यार ये ऐसा नहीं है तो ऐसा कर लेते हैं, या ऑफिस में नहीं हो सकता तो कार में सीन कर लेते हैं, कार में नहीं होता तो हम लोग कॉरिडोर में शूट कर लेते हैं। लेकिन फिल्मों में कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो कॉरिडोर का सीन है तो कॉरिडोर में ही रहेगा, वो ऑफिस का है तो ऑफिस में रहेगा। तो सीरियल में और इसमें बहुत हम लोग अलग अलग चीजें सोचनी पड़ती है हम लोग को, क्योंकि हम लोगों को सीरियल में एपिसोड भेजना ही भेजना है। हमें वहां पर कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन हमें एपिसोड भेजना ही भेजना है। तो फिर कंप्रोमाइज शुरू हो जाते हैं कुछ एपिसोड बाद कि चलो ऑफिस का सीन नहीं है, रोड पे करो। फिल्मों में ऐसा नहीं, पायलट, फिल्मों में कोई ये पायलट जो होता है, पायलट सबमिट करना पड़ता है तभी अप्रूवल वहां से आपको मिलता है। तो पायलट क्या एक तरह का ट्रेलर होता है? ट्रेलर नहीं होता है बिगनिंग के, या तो जो हाँ जहाँ पर आपकी पूरी कहानी कही जाए वो एपिसोड आपको शूट करके देना पड़ता है।
वो भले एक एपिसोड हो या 2 हो या 4 हो, सारे पायलट कहलाते हैं, 4 एपिसोड के भी पायलट होते हैं। आपकी कहानी उसमें दिख जाना चाहिए, आपकी प्रोडक्शन वैल्यू दिख जाना चाहिए चैनल वालों को कि इस टाइप का ये सीरियल रहेगा और ये कहानी रहेगी और ये लुक रहेगा सीरियल का, तो उसको पायलट कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो शुरू से हम लोग कहानी लें या बीच से लें या कहीं से भी ले सकते हैं, बट हमारी वो कहानी समझ में आ जाना चाहिए लोगों को, ये होता है। मतलब टीवी के प्रोड्यूसर को और टीवी के अथॉरिटीज को उनको ये समझ में आ जाए कि कहानी एक्चुअली किस चीज पर बेस हो रही है। हाँ, किस चीज पे हो रही है, प्रोडक्शन वैल्यू क्या रहेगी, क्या लुक रहेगा सीरियल का, है ना, ये सारी चीजें वो एक पायलट को ही समझ में आनी चाहिए। हम्म। तो टीवी में काम करते करते टीवी सीरियल आपने काफी किए, फिल्मों में फिर आप आ गए, फिल्मों में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिल्मों में आपका इंटरेस्ट पहले से भी रहा होगा। तो फिल्म में आपको पहला ब्रेक स्क्रिप्ट राइटर का मिला कि डायरेक्टर का मिला कि आपको एक्टिंग का मिला, कि किस चीज का मिला? एक्चुअली दोनों साथ में ही मिला। मैं जो मैंने पहली फिल्म की थी साथ आतंकवादी, उसमें अविनाश वधावन हीरो थे, शाहबाज खान था, प्रमोद मोहंतो थे, पूनम दास गुप्ता थी, उसमें राइटर डायरेक्टर दोनों में ही। तो मैंने ही प्रोड्यूसर को सब्जेक्ट चुना, प्रोड्यूसर को अच्छा लगा सब्जेक्ट, उन्होंने कहा चलो फिल्म बनाते हैं। दोनों चीजें साथ में एक साथ शुरू हो। फिर उसके बाद मैंने रवि किशन को लेके हिंदी पिक्चर बनाई, सिंदूर मांगे खून। फिर अभी राजपाल यादव को लेके बनाई है अपची शक्ति, जो रिलीज होने वाली है, अभी रेडी है रिलीज के लिए। सपना चौधरी को इंट्रोड्यूस मैंने किया, मेरी फिल्म जो थी एक्शन क्वीन मधुबाला में, जो सपना चौधरी हरियाणा की डांसर है, उसको इंट्रोड्यूस ही मैंने किया है। तो काफी फिल्मों का रहा है इस तरह का। अच्छा, सपना चौधरी फिल्मों में इंट्रोड्यूस आपने किया उसको? हाँ, मैंने किया। तो जैसे ये स्क्रिप्ट एक तो होती है कहानी, हाँ जी, और एक होती है स्क्रिप्ट, सीन बाय सीन जिसको बोलते हैं। हाँ जी, हैं? तो आप तो चूंकि डायरेक्टर हैं, इसलिए आपका तो विजुअलाइजेशन होता होगा पहले से ही कि मुझे इस सीन में कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन मान लीजिए कि सपोज करो मैं अपनी कहानी लेकर के किसी प्रोड्यूसर से मिलता हूं और मेरे पास सिर्फ कहानी है, मतलब शॉर्ट हमने उसको कर रखा है, शॉर्ट में कर रखा है, वन लाइनर डाल रखी है, कुछ मैंने ऐसे कर, तो मुझे सीन बाय सीन बनाने के लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी, या प्रोड्यूसर खुद डिसाइड करेगा कि स्क्रिप्ट कौन लिखेगा इसका? नहीं, वो अलग अलग तरीका है। देखिए, अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है, आइडिया है, तो आप पहले तो आइडिया सुनाएंगे प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को आइडिया अच्छा लगेगा तो फिर वो स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने के लिए आपको कहेगा। अगर उसको समझ में आएगा कि हाँ, आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों को समझ में आएगा कि आप स्क्रीन प्ले डायलॉग अच्छा लिख सकते हो, तो आपसे लिखवाएगा, वरना वो स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर किसी और को ले ले। बट पहले वो आइडिया ही सुनेगा, फिर वो उसके ऊपर है और आपके ऊपर है अंडरस्टैंडिंग की इसका स्क्रीन प्ले कौन लिखेगा और डायलॉग कौन लिखेगा। ये क्योंकि इस जो स्क्रीन प्ले होता है वो नाटकों के स्क्रिप्ट से काफी फर्क होता है ना? बहुत बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ही अलग। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें मेन क्या फर्क होता है। मेन बहुत तो खैर देखिए, जो अपना थिएटर का होता है वो तो एक पूरा लाइव जैसा होता है, कहानी पूरी समझ में आ जाती है। फिल्म का टेक्निक के साथ लिखना पड़ता है, टेक्निकल सारी चीजें आ जाती हैं कि ये ऐसा होगा, स्क्रीन पे जो होता है कि इस सीन के बाद ये आएगा तो ऐसे कट होगा, लास्ट शॉट ये रहेगा तो उससे ये जुड़ेगा, ये होगा वो होगा, तो पूरा टेक्निकल हम लोगों को लिखना पड़ता है फिल्म के हिसाब से। और थिएटर में तो पूरी कहानी ऐसे जैसे नॉवल में हम लोग पढ़ते हैं, हमें पूरा समझ में आ जाता है, ऐसे हम प्ले पढ़ते हैं तो पूरा प्ले समझ में आता है। फिल्म की स्क्रिप्ट अगर आम आदमी पढ़े तो उसको समझ में नहीं आएगी क्या लिखा है। आधे लोगों को तो समझ में नहीं आएगी कि फिल्म में लिखा क्या है। वो फिल्म का एक डायरेक्टर है जिसको नॉलेज है, वही समझ सकता है कि हाँ, ये क्या लिखा, क्योंकि वो टेक्निकल चीजें सारी उसमें आ जाती है। तो इस टेक्निकल चीज को तो सीखना पड़ता होगा, मान लीजिए नए आदमी को तो सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राइटर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आजकल जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है इंडिया में कि हर दूसरा आदमी राइटर बन जाता है, वो गलत। उसको सीखना पड़ता है। आपको स्क्रीन प्ले लिखना, डायलॉग लिखना, ये सारी चीजें सीख कर फिर राइटर आदमी बनता है। बहुत सारे राइटर ऐसे घूमते रह जाते हैं जो नहीं मानते इस चीज को कि मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मेरी कहानी में दम है, ऐसा हो जाएगा, तो वो भटकते ही रह जाते। अगर वो सीख ले तो एक नरेशन पावर होता है। जब आप कहानी सुनाते हैं फिल्म की तो एक नरेट करते हैं आप, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को,
वो भी आना चाहिए आपको, तब जाके एक राइटर खड़ा होता है। ऐसा नहीं कि कहानी लिख ली हो गया, सुना दी तो हो गया। तो नरेट भी करना भी एक कला है। तो पहली फिल्म आपको मिली, फिर उसके बाद से आप फिल्मों में चल पड़े, मतलब फिल्मों में फिल्म और आपकी। हाँ, फिल्म और सीरियल दोनों साथ चलते रहे। जैसे अच्छा, मैंने काफी दिन। सात आतंकवादी करी, सात आतंकवादी करी, सिंदूर मांगे खून करी रवि किशन को लेके, सात आतंकवादी अविनाश को लेके करी। उसके बाद मुझे सीरियल मिला चंद्रमुखी, फिर चंद्रमुखी सीरियल करी, चंद्रमुखी के बाद फिर मैंने फिल्म करी, फिर मुझे चंद्रकांता सीरियल मिला, चंद्रकांता के बाद मैंने एक्शन की। तो दोनों साथ में चलता रहा, कभी सीरियल कभी फिल्म, कभी सीरियल कभी फिल्म चलता रहा। अच्छा, अच्छा। तो फिल्में आपने कब अभी तक कुल कितनी डायरेक्ट की होंगी? फिल्में मेरी हो गई 7-8 फिल्में हो गई हैं मेरी। 7-8 फिल्में दो आप रिलीज है, बाकी सारी रिलीज हो चुकी है, बस 2 रिलीज होने वाली है अभी। एक है अच्छा, मतलब। जिसमें राजपाल यादव हीरो है, अपरचित शक्ति, और दूसरी है एक राजकुमारी चंद्रवती जिसमें नया लड़का हीरो है, और वो भी कास्ट्यूम ड्रामा है। आधी कहानी राजा महाराजा की और आधी इस जन्म की कहानी है। अच्छा, 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 वो भी आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसकी? हाँ, मैंने ही लिखी है इसकी। अच्छा, अच्छा। तो ये बताइए कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आपको किस बात के लिए ज्यादा तवज्जो देती है, स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर या डायरेक्टर के तौर पर? डायरेक्टर के तौर पर, डायरेक्टर और के। मैं भी ज्यादातर डायरेक्टर का ही डायरेक्टर को ही आगे रखता हूँ। स्क्रिप्ट कई बार मैं खुद नहीं लिखता, लोग दूसरों से लिखवा लेता हूँ। भले स्टोरी आइडिया मेरा हो, जैसे कहानी मेरी हो, तो मैं दूसरा राइटर ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ डायरेक्टर पे ही फोकस किया हुआ था कि डायरेक्टर पे ही ज्यादा ध्यान देना। तो अभी जैसे बीच में मेरे पास 3-4 फिल्में इकट्ठी आ गई थी, उसमें से 2 फिल्में किसी और ने लिखी थी, स्टोरी आइडिया मेरा था, मैंने उन्हें बता दिया, तो राइटर दूसरा हो गया। तो वो डायरेक्टर पे ही, और डायरेक्टर ही लोग मानते हैं। अच्छा। तो कुछ अ, ऐसे भी राइटर हैं जो डायरेक्ट आपको अप्रोच करते हो और आप उनकी बात सुनते हो, या प्रोड्यूसर के थ्रू बिल्कुल आते हैं? बिल्कुल। नहीं, प्रोड्यूसर के थ्रू तो नहीं आया डायरेक्ट, ज्यादातर मेरे ही मैंने ही दिए। जैसे मैंने अपनी बिंदिया मांगे बंदूक में, सिंदूर मांगे खून और बिंदिया मांगे बंदूक में, दोनों में दूसरे राइटर लिए, तो मेरे थ्रू, क्योंकि मैं समझ गया था कि हाँ, ये राइटर मेरी सोच को पकड़ के लिख सकते हैं, तो फिर उसके लिए फिर मैंने ही उन्हें फाइनल किया। बड़े बड़े हिंदी के जो राइटर हैं, जैसे प्रेमचंद हैं या और भी बहुत सारे हैं, यहाँ तक कि सादत हसन मंटो भी, हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहे, लेकिन वो लोग बड़ा अवॉइड करते थे कि उनकी कहानी पर कोई फिल्म बने। उनको ऐसा डर लगता था कि इसमें यार वो कुछ फिल्मी डाल देंगे और छेड़छाड़ हो जाएगी, तो हमारा कुछ जो हमारी इमेज बनी हुई है वो खराब हो जाएगी। ऐसा भी कुछ होता है? तो ऐसा बहुत होता है, बहुत लोग डरते हैं राइटर, क्योंकि मंटो साहब हुए, प्रेमचंद जी हुए, इनकी कहानी तो बहुत क्लासिकल होती थी, और हम लोग जब फिल्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कमर्शियल चीजें जोड़नी पड़ती है, तो वो कहानी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है। तो वो लोग सही थे अपनी जगह कि उनकी कहानियों से छेड़छाड़ ना की जाए। हमारी मजबूरी ये होती है कि हमें कमर्शियल चीजें भी देखनी है, तो हम लोग तो वो चीजें कर ही देते थे कि चलो भाई, अब देखिए आप, कितनी ऐसी पिक्चर है जिसमें कहीं आइटम सॉन्ग की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी आइटम सॉन्ग बना के डाल दिया जाता है, क्योंकि फिल्म चलानी है। तो शाहरुख खान की अशोका में भी आइटम सॉन्ग, तो कहीं ना कहीं जो कमर्शियल चीजें डालनी होती है वो डालनी पड़ती है। तो उसमें फिर मुंशी प्रेम जी की फिल्म में अगर छेड़छाड़, कहानी में अगर छेड़छाड़ करेंगे तो गड़बड़ तो होगी, या मोन्टो जी की किसी कहानी में हम लोग कुछ करेंगे तो गड़बड़ तो होगी, वो बात नहीं रह जाएगी जो उन्होंने लिखी थी। अब तक सीरियलों में और फिल्मों में आपको आपके दिल के करीब कौन सा सीरियल लगता है, और फिल्म आपके दिल के करीब कौन सी? सीरियल में तो मुझे सबसे बेहतरीन जो मैंने डायरेक्ट किया है रामायण लगता है, जो जी टीवी पे आया था। और रामायण और चंद्रकांता मेरे दिल के बहुत करीब। ये ये 2 सीरियल ऐसे। रामायण जो नया वाला, नया रामायण जो बाद में, मतलब एक तो पहले था वो तीसरा रामायण, तीसरा हाँ, हाँ, रामायण, हाँ। पहला रामायण रामानंद सागर जी ने किया था, दूसरा सागर आर्ट से बनाया था, तीसरा मोती सागर जी ने बनाया था। 3 रामायण बने ना जो सागर आर्ट में, तो वो अच्छा, वाला अच्छा, मैंने किया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो तो तीसरा वाला आपने वो डायरेक्ट बहुत किया? करीब, हाँ, वो वाला वो मेरे बहुत करीबी रहा। चंद्रकांता सीरियल मेरे बहुत करीबी रहा, एक ऐतिहासिक जो मैंने, जब मैं भोपाल फिल्म में नहीं आया था तब मैंने देखा था, ओरिजिनल जो 3D पे आता था,
उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो वही सीरियल मुझे डायरेक्ट करने का मौका मिला, सहारा पे जब आया था, तो बड़ी खुशी हुई। और जिन कैरेक्टरों को मैं देखता था, उन्हीं कैरेक्टर को डायरेक्ट करते समय बहुत ही एक सैटिस्फैक्शन मिला मुझे। चंद्रकांता जो है वो तो एक गजब फैंटेसी है उसके अंदर, उस कहानी में, हाँ जी, हाँ। है ना। जैसे वो अलादीन का चिराग वाला जो है वो उसी तरह का इसमें हाँ, भी बहुत काफी कुछ है हाँ इसमें, जी। इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। राइट, मेरे राइट। ख्याल से वो देवकीनंदन खत्री का लिखा हुआ उपन्यास है, उसी को अडॉप्ट किया है, उसी को। उनका लिखा हुआ उपन्यास है। हाँ, हाँ। तो वो आपको ज्यादा अच्छा लगा और फिर आपको रामायण अच्छा लगा। फिल्मों में हाँ आपको जी। कौन सा जो आपके करीब है? फिल्मों में अभी मैंने एक फ़िल्म बनाई है राजपाल यादव को लेके, अपरिचित शक्ति, वो बहुत शानदार बनी है। अलग सब्जेक्ट है बिल्कुल, मतलब राजपाल यादव का डबल रोल है और एक्शन भी है। उन्होंने बिल्कुल ऐसा एक्शन किया जैसे मिठुन और संजय दत्त करते हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है। वो एक फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी अपनी। फिर एक राजकुमारी चंद्रमुखी जो अभी आने वाली है, 400 साल पहले कहानी शुरू होती है, जन्म में खत्म होती है, वो बहुत अच्छी लगी। तो इस तरह ये 2 फ़िल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं अपनी। अपना तो स्टाइल, दिल आ गया तो जानने का, और दिमाग घूम गया तो जान का दुश्मन। दे तेरी सुर्ख लबों को, चूमने दे तेरे सुर्ख लबों को, बेचैनी छा जाने दे, चूमने दे तेरे सुर्ख लबों को, बेचैनी छा जाने दे, मुझे पास तो आने दे सनम, मुझे होशी छाने दे। कल को वो भोला आके मुझे भी मार देगा, मुझे ही कोई शतरंज की चाल चलनी पड़ेगी। हिंदी फिल्में देखना चाहिए, बहुत अच्छा मैसेज होता है हिंदी फिल्मों में। ये कहानी है 400 साल पहले की। कुदरत का नियम है, जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। कुदरत की शक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं होती है। इस महल में कितने रहस्य हैं, ये भी एक रहस्य है। साथिया ओ जाने जाना, मैंने तुझको रब है माना। दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना। ध्यान हटा, वो चुटकियों में सर कटा, सर कटा, सर कटा। नहीं, आपकी ये इस बात से तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कलाकार को या हर रचनाकार को उसकी जो नई कृति होती है, नई रचना होती है, वो उसको ज्यादा अच्छी लगती है ना। तो और हमेशा लगता है कि अभी कुछ और रह गया है जिसे अभी हमें अचीव करना है, जिसे हमें लोगों के सामने लाना है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, पुरानी फिल्म में देखता हूँ मेरी, जैसे मैंने रवि किशन को लेके बनाई थी सिंदूर मांगे खून, वो मुझे अभी लगता है कि यार इसमें मैंने क्या कर लिया, ये तो और अच्छे से बन सकती थी। लेकिन उस समय टेक्निक नहीं थी वैसी। उस समय हम लोग नेगेटिव पे पिक्चर बनाते थे, आजकल तो हम लोग डिजिटल पे बनाते हैं तो काफी हम लोग इफेक्ट डाल सकते थे, उस समय इफेक्ट नहीं डाल सकते थे। अब वो बड़ी अजीब सी लगती है। तो इसलिए नई चीजें जो आजकल के हिसाब से हमने बनाई है वो ज्यादा बेहतर लगती है। वैसे देखा जाए तो अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे फिल्म बना के कि नहीं यार बहुत अच्छी बन गई है। अभी भी लगता है कि नहीं यार एक बनानी है, एक अच्छी फिल्म बनानी है, एक अच्छा सीरियल और करना है, मतलब वो एक है अंदर अभी
सेटिस्फेक्शन किसी चीज में भी नहीं मिला, ना राइटिंग में ना डायरेक्शन में। अच्छा अच्छा, तो ये तो हर कलाकार की एक स्वाभाविक प्यास होती है कि अभी उसे और बेटर करना है, उसे और बेटर करना है। हाँ बिल्कुल। एक बात बताइए कि बम्बई सपनों का शहर है, लोग बोलते हैं कि सपनों का शहर है। यहाँ पर नौजवान लोग अपने सपने लेकर के आते हैं और उसमें से 90% लोग जो है उनका सपना ये होता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो जाए उनकी और वो स्थापित हो जाए वहाँ पर। क्या ये आसान है? क्योंकि मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ कि या तो बड़े घर के लड़के जो हैं वो आसानी से आ जाते हैं, या जिनके पास जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या उनके बच्चे भी आसानी से आ जाते हैं। नए लोगों के लिए क्या आसान है या मुश्किल रास्ता है? देखिए, आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है। लेकिन जैसे एक धारणा बन गई है कि स्टार सन ही यहाँ पर जल्दी काम मिल जाता है या पैसे वालों को जल्दी काम करता है, ये गलत है। यहाँ पर ना पैसा चलता है, ना स्टार सन चलता है, यहाँ सिर्फ टैलेंट चलता है। अभी जितने लोग हैं यहाँ इंडस्ट्री में आज सक्सेस है, ज्यादातर तो बाहर के हैं। अब अगर गौर से देखा जाए तो अगर सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री का है तो शाहरुख खान बाहर का है, अगर आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री का है तो अक्षय कुमार बाहर का है, अगर सैफ अली खान फिल्म इंडस्ट्री का है तो सुनील शेट्टी बाहर का है। तो अगर आप जोड़े हैं तो ज्यादातर लोग बाहर के सक्सेस है, फिल्म लाइन के लोग कम सक्सेस है। जिनके बाप दादा गौर से देखेंगे आप, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो अक्षय कुमार बाहर, सुनील शेट्टी बाहर का है, शाहरुख खान बाहर का है, राजकुमार राव बाहर का है, सुशांत सिंह राजपूत बाहर का है, अंशुमन खुराना बाहर का है। तो ज्यादातर लोग बाहर के, इंडस्ट्री के कम लोग सक्सेस है। यहाँ टैलेंट चलता है। यहाँ आदित्य चोपड़ा का भाई भी फ्लॉप हो जाता है, जबकि कितने बड़े प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा, वो चाहे तो हर महीने उसके लिए पिक्चर बना सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं चलता। यहाँ नवाजुद्दीन जैसा एक साधारण सा दिखने वाला शख्स चल पड़ता है, गरीब आदमी जिसके पास खाने को नहीं है, जो भी है प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ में, ऐसे तो किसी ने उसका पैसा नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पिताजी इंडस्ट्री में थे या नहीं थे। उन्होंने टैलेंट देखा, टैलेंट था, ले लिया। इसी तरह ज्यादातर लोग बाहर के, कम लोग यहाँ के। लेकिन एक धारणा बन गई है कि नहीं, स्टार सन होंगे तो ही सक्सेस होंगे या पैसे वाले होंगे तो ही कामयाब होंगे, तो ही एंट्री हो। ऐसा नहीं है। बहुत गरीब लोगों को यहाँ पर काम मिला है, बल्कि ज्यादातर तो बाहर के जो आए, ज्यादातर गरीब लोग ही सक्सेस हुए। ओमपुरी जी ले लीजिए आप, नवाजुद्दीन ले लीजिए, सब छोटे घरों से आए और अच्छा खासा सक्सेस हुए। नए लोगों में भी दो तरह के हैं। कुछ तो जैसे एनएसडी से आते हैं, कुछ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे से आते हैं, कुछ जो है वो आजकल बहुत जगह ट्रेनिंग स्कूल्स खुल रहे हैं। इनमें सफलता किनको ज्यादा मिलती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई एनएसडी से आया तो 100% कामयाब होगा या एफटीआई से आया तो कामयाब होगा। यहाँ आके उस पर कितना फोकस काम है, कितना वो ध्यान दे रहा है, कितना समझ रहा है। अभी कितने लोग हैं जो एनएसडी से आए हुए यहाँ पर आके घूम रहे, फिर रहे, कॉफी हाउस में बैठे, ध्यान ही नहीं दे रहे, हो जाएगा जी मेरा तो हो जाएगा करते करते फोकस ही नहीं है यहाँ। तो कहीं से भी आदमी आए, ट्रेंड होके आए, पहले तो सारी चीजें सीख कर आए और तो इंडस्ट्री को समझ के आए और अपना फोकस यहाँ रखे। यहाँ फोकस रखना बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर लोग जो आते हैं, भले वो एनएसडी से आए, एफटीआई से या बाहर से आए या कुछ ना सीख के आए, वो फोकस उनका डगमगा जाता है यहाँ पर बॉम्बे में आते ही। अब देखिए, ज्यादातर शाम को लोग इधर उधर बैठे रहते हैं, 2-2 दिन घर से बाहर नहीं निकलते। और जो आदमी फोकस करके रखता है कि नहीं मुझे तो करना ही है, जैसे नवाजुद्दीन ने 12 साल स्ट्रगल किया, उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, और वो बन गया। उसने फोकस नहीं हटाया, वो भूखा रहा, वो पैदल कई किलोमीटर चला, लेकिन फोकस नहीं हटाया। कई लोग टूट जाते, दूसरे दिन दूसरा काम कर जाते, तीसरे दिन तीसरा काम करने लगते। तो वो फोकस वाली बात है कि अगर आप अपने काम में, फिल्म लाइन में सोच लेते हैं कि मैं एक तो सारी चीजें पहले ट्रेनिंग लूंगी, अगर आप एक्टर बनने आए तो एक्टिंग की ट्रेनिंग लीजिए, फाइट सीखिए, फिल्मी फाइट सीखिए, डांस सीखिए और चीजों को समझिए, कैमरा टेक्निक समझिए, आप अच्छे राइटरों की बुक्स पढ़िए ताकि आपको करेक्टराइजेशन करने में आसानी हो। हमेशा पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक प्ले पढ़ लिया, एक करेक्टर
डॉक्टर कोई नॉवल पढ़ लिया और आप बैठ गए कि जी मैंने तो पढ़ लिया, मैं तो समझ गया कि इंस्पेक्टर का रोल कैसे होता है, डॉक्टर का रोल कैसे होता है। ये आपको रूटीन में रखना पड़ेगा, हमेशा रखना पड़ेगा। आप कितना भी बड़े स्टार हो जाए, आपको ये चीज करते रहना पड़ेगी, नई नई चीजें सीखना पड़ेगी आपको लोगों से। जब जैसे सलमान खान वो हर पिक्चर में आपने देखा होगा डांस का एक नया स्टेप लाते हैं और वो पब्लिक से लाते हैं। वो हमेशा पब्लिक को देखते रहते हैं, जिसने कुछ आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा किया जो उनको समझ में आया वो लेके उसको डांस बना के वो कर ले, वो भी आज सीखो। अमित जी का कहना है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि एक आदमी ने एक्टिंग का कोर्स कर लिया और बोलना शुरू कर दिया, मैंने कोर्स किया, अब मुझे क्या जरूरत है, अब तो मुझे चांस मिलेगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। यहाँ हर कदम पे चीजें सीखनी पड़ती हैं अपने आप को इंडस्ट्री में जमाए रखने के लिए। नई नई चीजें, अभी जैसे हम लोग के डायरेक्टर है, अभी नए नए कैमरेज आ रहे हैं, नए नए इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम लोगों को हर दूसरे दिन सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने 2 फिल्में बना ली, 4 सीरियल कर दिए तो मैंने बहुत कुछ कर दिया। अभी छोटे छोटे कैमरे आ रहे हैं, तमाम गोप्रो कैमरे आ गए, उन सारी चीजों का गिम्बल आ गया, अभी नई चीज आ गई, तो सब सीखना पड़ता है हम लोग। इससे ये होता है, इससे ये होता है। हम लोग सोचेंगे नहीं जी मैंने तो 4 फिल्में बनाई है, मेरे को क्या सीखने की जरूरत है, ऐसा नहीं। तो कहीं से भी आदमी आए, बाहर से आए, FTI से आए, NST से आए, लोकल थिएटर करके आए, छोटे एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीख के आए, लेकिन उसको फोकस रखना जरूरी, अपना फोकस ना हटाए। फोकस हटते ही यहाँ पर सारी चीजें बिखरना शुरू हो जाती। क्या आप नए लोगों को ये सजेस्ट करेंगे कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं इनके ये लोग कास्ट जो है वो छांटते हैं फिर वो फिल्मों के हिसाब से, तो क्या नए लोगों को कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए कास्टिंग डायरेक्टर भी गिने चुने अच्छे हैं, बाकी सब तो यहाँ दुकानें खोल के बैठे हैं। बहुत गिने चुने हैं जो प्रॉपर कास्टिंग करते हैं और काम दिलवाते हैं। वो अपना एक कमीशन लेते हैं, वो उनका हक भी बनता है क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं, वो काम दिलाते हैं। बाकी 75% लोगों ने तो अपनी दुकानें खोली, जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया वो कास्टिंग डायरेक्टर हो, जिनको पता ही नहीं है कि बालाजी का ऑफिस किधर है, कॉन्टिलो का ऑफिस किधर है, करण जोहर का ऑफिस किधर है, वो भी कास्टिंग कर रहे हैं आजकल। कई एक्टिंग स्कूल भी ऐसे हैं जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया, छोटे रोल कर दिया, 2 एक्टर का फोटो के अपने लगा के मैं आज एक्टिंग सीखा। तो उन चीजों से बचना चाहिए। ये सबसे पहला टैलेंट है एक नए कलाकार के लिए। सबसे पहला ये है कि वो इंडस्ट्री में अगर आता है और एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करता है तो उसको इतनी समझ में होनी चाहिए कि मैं किस एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ चूक गया तो पहले टैलेंट में फेल हो, या उसे ये मालूम होना चाहिए कि मैं किस कास्टिंग डायरेक्टर से मिल रहा हूँ। अगर वो यहाँ पर भी चूक गया, गलत कास्टिंग डायरेक्टर के पास चला गया, तो वो फेल हो गया, पहला स्टेप ही उसका फेल हो गया। तो ये आर्टिस्ट में हमेशा सेंस होना चाहिए कि वो किस कास्टिंग डायरेक्टर के पास जा रहा है, वो क्या वाकई में इंडस्ट्री में, क्या वो वाकई में कास्टिंग करता है, या बोल बचन है। तो बहुत कम है, अच्छे हैं यहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर जो काम दिलवाते हैं, अपना कमीशन लेते हैं, काम दिलवाते हैं, पॉजिटिव। और कुछ है जो दुकानें खोल के बैठे हैं। तो वो बचना एक आर्टिस्ट का खुद का अपना टैलेंट है और उस टैलेंट में भी माहिर होना चाहिए इन सब। आप जो एज ए डायरेक्टर क्या आप नए लोगों को अपने तय चुनते हैं या कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू चुनते हैं? नहीं, देखिए हम लोग जैसे कोई भी चीज शुरू करते हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर जो दोस्त है उनको पता चल ही जाता है कि मैं ये शुरू कर रहा हूँ, तो वो खुद ही भेजना शुरू कर देते हैं, सर मैं ये एक्टर भेज रहा हूँ, ये एक्टिंग कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। और जो हमारे अपना जो मेरा सर्कल है दोस्तों का, उसमें से कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आते हैं। तो जैसा जो फाइनल हो जाए हम लोग उसमें से। बट कास्टिंग डायरेक्टर के पास वैरायटी बहुत होती है, कास्टिंग डायरेक्टर के पास वैरायटी बहुत होती है क्योंकि उनका काम ही है नए कलाकारों के टच में रहना। हम लोग इतना नए कलाकारों के टच में नहीं रह पाते, वो लोग ज्यादा रहते हैं, तो हम लोग उन्हीं को बोल देते हैं भाई 2 कलाकार ऐसे भेज दो, 4 कलाकार ऐसे भेज दो। ये जो आजकल नए नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है और हॉटस्टार है, मैंने इस तरह के बहुत सारे हैं। मैं तो देखता हूँ कि करीब 12, 13 या 14 हैं करीब। तो क्या इनसे थोड़ी आसानी हो गई है लोगों को मौका मिलने के लिए? बहुत आसानी हो गई, बहुत लोगों को काम मिल रहा है आजकल। तो ज्यादातर इन्हीं का काम चल रहा है। जो छोटे प्रोड्यूसर थे या जिनके सीरियल पास नहीं हुए, तो सारे इसमें आ गए और बहुत काम कर रहे हैं। तो नए कलाकारों के लिए तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है ये, और आते जा रहे हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म। पहले जब हम लोग आए थे तो फिल्में थी और नए नए टीवी सीरियल आए थे, चैनल भी इतने नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल थी।
लेकिन आजकल तो हर दूसरे दिन एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है नए कलाकारों के लिए। तो नए कलाकारों को तो चाहिए कि बस घुस जाए कैसे भी, बहुत मौके मिलते हैं, बस फोकस अपना रखें काम में, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए वो फिल्म इंडस्ट्री में आके अपना काम, अपना कैरियर बना सकते हैं। आजकल आप ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस चला रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या पता उनमें से किसी की रुचि हो इस तरह से आपसे कुछ जानने, समझने, सीखने की, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। देखिए, मेरा जो मानना है कि ऑनलाइन एक्टिंग पूरी तरह तो सिखाया जाती है, ऑनलाइन एक्टिंग पूरी तरह नहीं सिखाया जाती। शुरुआत की है मैंने, कुछ दिन में जो थ्योरिकल चीजें हैं वो मैं ऑनलाइन सिखाऊंगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल तो सामने आके उसको क्लास में रह के ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह पॉसिबल ही नहीं कि एक्टिंग जैसी चीज ऑनलाइन पूरी तरह सिखाई, क्योंकि उसमें आंखों में आंखें डाल के, अभी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो भले हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन आंखों में आंखें तो डाल के हम लोग बात नहीं करते, कहीं ना कहीं कैमरेज हैं हमारे बीच में दूरियां हैं। तो एक्टिंग में बहुत जरूरी है कि वो आंखें में आंखें डाल के वो चीजों को समझना, एक एक चीज पे बारीकियों को पकड़ना, एक एक्टर को सिखाते समय कि हम लोग वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसके लिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। तो ऑनलाइन से क्या, थ्योरिकल में जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें जो आदमी घर बैठ के आसानी से सीख सकता है, वो चीजें हम लोग बता सकते हैं, बाकी क्लास तो आना ही पड़ेगा। आजकल बॉम्बे में कोरोना महामारी काफी फैली हुई है और लॉकडाउन से बॉम्बे गुजर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित हो रही है, और जिस तरह की सिचुएशन है ये कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में कब सामान्य स्थिति होगी, और अगर सब कुछ खोल भी देंगे तो शूटिंग में भी वो कहीं मतलब प्रतिबंध वगैरह ना लगा दें कि इससे ज्यादा लोग टीम में आपके इकट्ठे नहीं होंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या कोई आप लोग अल्टरनेट तरीका खोज रहे हैं? देखिए, कुछ भी कर लीजिए, एक छोटी सी भी अगर यूनिट है तो वो 50 और 70 लोगों की तो होती है, 70 लोगों से कम तो यूनिट बनती नहीं। अगर हम छोटी सी छोटी यूनिट भी करें तो कितना भी हम लोग अवॉइड कर लें, और इससे छोटी यूनिट नहीं होती। और शूटिंग करना आसान है, क्योंकि हम लोगों 70 लोग में जो है वो 2-3 डिपार्टमेंट ही है जो लोगों के नजदीक जा सकते हैं, बाकी सब दूर दूर रह सकते हैं। डायरेक्टर जो है वो कैमरामैन को दूर से समझा सकता है कि भाई ये शॉट मुझे लेना, एक्टर को भी दूर से समझा सकता है कि भाई ये शॉट लेना, आपको ऐसा ऐसा करना है। बस ये कि मेकअप मैन जो है वो आर्टिस्ट को टच करेगा, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। फिर हेयर ड्रेसर जो हीरोइन के बाल वगैरह करेगी वो टच करेगी, तो वहाँ दिक्कतें आ सकती है। और तीसरा डिपार्टमेंट है कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, क्योंकि कॉस्ट्यूम पहनाना होता है, अगर एक्टर ज्यादा नखरे वाला नहीं तो खुद ही पहन ले। तो 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, मेकअप और हेयर ड्रेसर, जहाँ पर एक दूसरे के नजदीक आना पड़े, तो यहाँ दिक्कतें आ सकती है। बाकी 70 आदमी को अगर कंट्रोल किया जाए कि भाई दूर दूर ही रहो, उसके लिए भी डायरेक्टर तो कर नहीं सकता, या प्रोडक्शन वाले तो सुपरवाइजर अलग से रखना ही पड़ेगा कि वो दूर लोगों को रखे, एक दूसरे को सोशल डिस्टेंस रखे, या देखभाल करता रहे कि कुछ गड़बड़ ना हो, तो शूटिंग हो सकती है। सीन्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सीन तो हम लोग जैसे डबल रोल करते हैं तो एक ही आर्टिस्ट होता है, लेकिन हम उसको पास 2 आर्टिस्ट को खड़ा कर रहे हैं, एक ही आर्टिस्ट अपने आप को ही मार रहा होता है डबल रोल में, तो उस तरह हम लोग अलग अलग आर्टिस्ट को रख के भी हम लोग सीन पिक्चराइज कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम सीन पिक्चराइज करने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पूरी यूनिट की कि 70 आदमी को एक साथ कैसे किया जाए। तो उसमें वक्त लगेगा सर, जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं होता शूटिंग करना तो मुश्किल रहेगा, और अगर बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान दें तो हम लोग शूटिंग करते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में बातचीत हो रही है आपके एसोसिएशन की तरफ से, अथॉरिटीज एसोसिएशन की तरफ से बातचीत तो चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है कि 70 लोग से कम तो शूटिंग होगी नहीं, तो 70 लोगों को इकट्ठा जोड़ना तब तक, जब तक ये बीमारी हटती नहीं है तब तक तो बहुत मुश्किल है, और थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। हाँ, ये कि हम लोग अगर शूटिंग शुरू कर भी दें, पूरे एहतियात के साथ हम लोग शूटिंग कर भी दें, तो हम लोग वही सीन पिक्चराइज करेंगे जिसमें दूर दूर आर्टिस्ट हो, दूर दूर लोग हो, बाकी कुछ सीन हमें छोड़ने पड़ेंगे, वो माहौल ठीक करने के बाद ही हम लोग कर पाएंगे, तो वक्त तो लगेगा थोड़ा सा। एकदम जिस तरह पहले शूटिंग चल रही थी एकदम उस तरह तो नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम तो है। जैसे प्यार का सीन है, गले लगाने का सीन है, ये इनमें भी तो मुश्किलें आएंगी। इनमें तो मुश्किलें आएंगी बिल्कुल हैं, और जिस तरह के आजकल टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है कि स्मूच भी बिना आर्टिस्ट को टच किए होता है,
क्रोमा के जरिए साउथ की एक पिक्चर है सूर्या की, जो आप देखना यूट्यूब में भी है, वो बिना टच किए स्मूथ सीन लिया उन लोगों ने। तो पॉसिबल तो है, बट उसके लिए डायरेक्टर उतना इंटेलिजेंट हो और उतना बजट भी हो तो सकता है, लेकिन इतने मगज में कौन पड़ेगा। ये आपने बता के हमारे नौजवान दोस्तों का दिल तोड़ दिया होगा कि स्मूच भी आजकल ऐसे ही हो जा रहा है। वो तो उसी का आनंद लेते हैं आमतौर पे। उन्हें जब पता चलेगा कि हीरोइन है नहीं फिर भी स्मूच हो गया भाई। तो जब मैंने देखा तो मुझे भी क्या लगा था, पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे भी लगा था ना यार ये तो वो बहुत लोगों को लगा, बहुत लोगों ने मुझे बोला यार ये क्या हो रहा है यार, बिना टच किए स्मूच हो रहा है। तो अब कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अब देखिएगा यूट्यूब पे मेकिंग है अजय देवगन की और सन ऑफ सरदार, फाइटर है ही नहीं वहां, और अजय देवगन ने किक उठा के मारी, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि अजय देवगन ने किक उसके फेस पे मारी, जबकि वहां फाइटर नहीं था, फाइटर बाद में आया। तो सारी टेक्निक है, बट उसके लिए बजट बहुत और सेंस है। अगर डायरेक्टर इंटेलिजेंट हो तो कर सकता है, लेकिन इतनी, और उसके बाद सर अभी करके कुछ होगा भी नहीं जब तक थिएटर नहीं खुलेगा। जब तक अगर हम लोग मान लीजिए अगर मैंने एक फिल्म शुरू कर दी, फटाफट 2 महीने में कंप्लीट भी कर दी, तो मैं कर क्या लूंगा उस पिक्चर का जब तक थिएटर नहीं खुलेगा। लोग, ऑडियंस भी तो आना चाहिए ना। तो जब तक ये माहौल ठीक नहीं होगा तब तक तो थोड़ा बहुत काम स्लो ही रहे, चलेगा, शुरू तो हो जाएगा, क्योंकि लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, चलेगा, लेकिन इतनी स्पीड से नहीं चलेगा जितने पहले चलता था। और अभी जिस माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं, ओवरसीज मार्केट तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया है। तो अब जो फिल्में बनेंगी वो हमें इंडिया की मार्केट को ध्यान में रख के ही कम बजट में ही फिल्में बनानी पड़ेंगी, ताकि इंडिया से ही पैसा आ जाए, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक तो हो ही जाएगा। इस तरह से प्लानिंग चल रही है कि हर शो के बाद उसको सैनिटाइज किया जाएगा, थिएटर को 2 सीट का गैप दिया जाएगा, इस तरह की प्लानिंग तो चल रही है। लेकिन फिर बजट भी कंट्रोल करना पड़ेगा फिल्मों, क्योंकि पहले तो ओवरसीज से पैसा आ जाता था, ओवरसीज हो गया, और अगर 3 सीट के बीच में गैप दिया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, तो टिकट भी महंगी होगी और फिर लोग भी कम आएंगे। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आएगी जब तक ये माहौल ठीक नहीं होगा, और ऊपर वाले ने चाहा तो सर माहौल ठीक हो जाएगा। वैसे नहीं हो जाएगा, होपफुल, वी आर आल्सो होपफुल फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल। आपके दिमाग में कोई बड़े बजट की या बड़े फिल्म की योजना चल रही है कोई अभी? देखिए सब हमेशा यही होता है कि हर आदमी बड़ा ही करना चाहता है। यहाँ पर कोई भी आता है तो वो डायरेक्टर आता है तो वो रोहित शेट्टी या संजय लीला भंसाली ही बनना चाहता है, कोई एक्टर आता है तो वो अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान बनने ही आता है। लेकिन माहौल और जैसे तैसे जो भी उसको जहाँ तकदीर ले जाए उसकी, वैसा उसको काम करना पड़ता है। तो प्लानिंग तो हम लोग, शुरुआत तो हम लोग बड़े से ही करते हैं, फिर माहौल जैसा आता है, जैसा प्रोड्यूसर मिले, जैसा बजट बने, जैसे एक्टर मिले, फिर उसके साथ ही हम लोगों को करना पड़ता है। तो प्लानिंग तो हमेशा से ही बड़ी चल रही है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू। शुक्रिया, आपने अपना समय निकाल के हमें दिया। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि लोगों से मेरी बातचीत कराई। काफी बातें जो दिल में हमारे होती है, जो हम लोग कहना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, मौके नहीं मिलते, तो आपने तो बहुत अच्छा मौका दिया हमें कि हम लोग जनता से रूबरू हो पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।